ये क्या समझते हैं कि इनके ड्रामे हमें नज़र नहीं आते हैं? दोनों जमातों के रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर बड़ी लफ्जी गोलाबारी जारी है। जो ये पूरे एतमाद आप कह लें कि हुकूमत नज़र आती है, उतनी कॉन्फिडेंट ऑपोजिशन जमातें भी नज़र आती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुश्किलों से घबराने वाला शख्स माशरे के लिए काबिल कबूल बन सकता है अगर वो अपने सामने दरपेश जो चैलेंजेस है उनका डट कर मुकाबला करने की सलाहियत पैदा कर ले, या फिर कम अज़ कम वो मुश्किलात से लड़ने की कोशिश तो करे। मुश्किल देखकर घबरा जाने वाले अपनी नाकामी का एतराफ़ करने की बजाय क्या करते हैं, इसका मलबा दूसरों पर फेंक देते हैं। दूसरों पर जिम्मेदारी डाल देना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपनी गलतियों को तस्लीम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। चैलेंजेस देखकर भाग जाने वाला एक नाकाम इंसान होता है, और ऐसा शख्स बुज़दिल तो होता ही है जो दूसरों पर अपनी नाकामी का मलबा डाल देता है और माशरे की आंखों में धूल झोंकता है और ख़ासतौर पे अपनी आंखों पे भी झोंकता है। अच्छा, अब ऐसी एक कहानी जिसमें एक मशहूर साइंसदान का ड्राइवर मुश्किल को देखते ही भागने की कोशिश करता है। कहानी कुछ यूँ है कि किसी मशहूर साइंसदान ने अपना एक साइंसी फार्मूला दुनिया के सामने पेश किया, तो साइंसदान को उस फार्मूले की थीरी को समझाने के लिए रोज़ाना मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने जाना पड़ता। अब एक दिन ऐसे ही वो एक लेक्चर देने जा रहा था और रास्ते में उसका जो ड्राइवर है, जो उनसे हंसी मजाक भी कर लिया करता था और बहुत ज़्यादा करीबी साथियों में भी शुमार होता था, वो साइंसदान से कहने लगा कि सर जी, आपके इस फार्मूले का लेक्चर मुझे ज़बानी याद हो चुका है और अब तो मैं भी इस काबिल हो गया हूँ कि मैं आपकी तरह यूनिवर्सिटीज़ में जाके ये लेक्चर दे सकता हूँ। अच्छा, साइंसदान ड्राइवर की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। ड्राइवर से कहने लगा कि अच्छा चलो, तुम ज़रा मुझे फार्मूले पर लेक्चर तो सुनाओ। ड्राइवर ने साइंसदान का पूरा लेक्चर बग़ैर किसी गलती के लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दिया, जिसे सुनकर साइंसदान ड्राइवर से काफ़ी मुतासर हुआ और बोला कि आज मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ वहाँ मेरी जगह तुम लेक्चर दोगे। अच्छा, यूनिवर्सिटी पहुँचने पर ड्राइवर ने अपने जो कपड़े हैं वो साइंसदान के साथ तब्दील किए और वो जाकर लेक्चर हॉल में स्टेज पर खड़ा हो गया। फिर उसने साइंसी फार्मूले की जो थीरी है उस पर एक इंतहाई ज़बरदस्त लेक्चर दिया, जिसे सुनकर सारा जो हॉल है वो तालियों से गूंज उठा। अच्छा, सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन हॉल में बैठे मौजूद एक प्रोफेसर ने साइंसदान के ड्राइवर के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। हुआ क्या, हॉल में मौजूद प्रोफेसर उस साइंसदान का मुखालिफ था, और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये प्रोफेसर साइंसदान के चेहरे से तो वाकिफ़ नहीं था, लेकिन उसकी थीरी से बहुत हसद करता था। उसने खड़े होकर थ्योरी के मुतालिक एक मुश्किल सवाल साइंसदान के ड्राइवर से कर डाला। अब असल में प्रोफेसर का सवाल करने का मकसद क्या था? मशहूर साइंसदान को नीचा दिखाना। लेकिन साइंसदान का ड्राइवर एक चालाक आदमी था। उसने प्रोफेसर का सारा जो सवाल है इंतहाई गौर से सुना और प्रोफेसर का इरादा समझ गया और बोला कि मैं सोच रहा था कि आप कोई मुश्किल सवाल करेंगे, मगर आपने इतना आसान सवाल पूछा है कि इसका जवाब मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। ये कहकर ड्राइवर ने साइंसदान को इशारा किया कि वो स्टेज पर आए, जिस पर साइंसदान मुस्कुराते हुए स्टेज पर आया। उसने प्रोफेसर को तफसील के साथ जवाब दिया, जिसे सुनकर सारा हॉल एक दफ़ा फिर तालियों से गूंज उठा। अब यानी बेसिकली वो जो ड्राइवर बनकर आया था वो साइंसदान था। अब इस किस्से में ड्राइवर को साइंसदान के फार्मूले की जो थ्योरी है वो ज़बानी याद थी, थ्योरी तो याद थी, लेकिन उस फार्मूले की गहराई के बारे में उसको नहीं पता था। इसलिए जब वो प्रोफेसर के सवाल के सामने लाजवाब हो गया तो उसने शर्मिंदगी से बचने के लिए असल साइंसदान को चालाकी के साथ इस स्टेज पे बुला लिया। अच्छा, जब क्रेडिट लेने की बारी थी तब तक साइंसदान का ड्राइवर दाद मिलने पे बड़ा खुश था, लेकिन जैसे ही वो मुसीबत में पड़ गया तो जिम्मेदारी साइंसदान पर डालकर बरिज़मा हो गया। अब यही हाल हमारे रहबरों का, जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपने मुखालिफिन पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर देते हैं। अब कल प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना खिताब किया उसमें महंगाई से सताई अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की थी ना, और पेट्रोल और बिजली के निर्ख में कमी करके अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी मुखालिफिन ने रज कर तनकीद करना शुरू कर दी। किसी ने इमरान खान के ऐलान को अवाम पर मजीद बोझ करार दे दिया। किसी ने यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान ने तो जी अपोजिशन के प्रेशर में आके, दबाव में आके, मजबूर होकर ये कीमतें कम की हैं। यानी इमरान खान घबरा गए अपोजिशन से और कीमतें कम करने पे मजबूर हो गए, और अपोजिशन कीमतों में कमी का जो क्रेडिट है
वो क्रेडिट भी अपने सर पे ले रही है। बिलावल कह रहे हैं जी कि अवामी मार्च की वजह से हुक्मरान घबरा चुके हैं, अब इनका तमाशा नहीं चलेगा, अब सिर्फ तीर चलेगा। अवामी मार्च की वजह से ही कप्तान घबरा गया और उसने पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम कर दी। ये क्या समझते हैं कि इनके ड्रामे हमें नज़र नहीं आते हैं? अच्छा, बिलावल ने यह भी कहा कि इन्होंने आते ही सबसे पहला डाका किसानों और ज़मींदारों पे मारा, कभी अदालत पर हमला, कभी सियासी मुखालिफ को जेल भेजा जाता है और अब मुल्क का सरबराह टीवी पर आकर रोना शुरू हो गया। अब जहां बिलावल ने इमरान खान हुकूमत की पॉलिसीज़ को आड़े हाथों लिया, वहीं पे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऑपोजिशन पे तंज के तीर चला दिए। क्या कहा जी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करके अवाम के दिल जीत लिए हैं। डीजल बिजली सस्ती करके अवाम को हकीकी रिलीफ दिया गया है और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का एजाज़ PTI हुकूमत को हासिल हुआ। पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ती होने से जो दीगर अशिया हैं ज़रूरत की वो भी सस्ती होंगी। अच्छा, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद अवाम का जो रद्द अमल आया है वो ज़रा मिला जुला है। किसी ने हुकूमती ऐलान को सराहा है और कोई कीमतों में मज़ीद कमी भी चाहता है, लेकिन ऑपोजिशन उनकी अगर आप सुन लें तो वो सिर्फ यही चाहती है कि किसी तरीके से, किसी भी तरीके से हुकूमत बस घर चली जाए जल्दी से। और ऐसे में सवाल उठाने वाले सवाल उठा रहे हैं कि जब ऑपोजिशन को हुकूमत गिराने की पड़ी है तो वो कीमतें कम क्यों मनाएगी, बल्कि सोग मनाएगी, क्योंकि महंगाई कम होने की सूरत में अवामी हलकों में हुकूमत की मकबूलियत लाजमी तौर पर अब जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब वो हुकूमत की कारकर्दगी में अभी भी नक्स निकाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लीजिएगा। जी, तो सुना आपने शाहिद खान अब्बासी साहब को इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम की सियासत चल रही है, बल्कि ज़ोरों शोर से चल रही है। लीगी रहनुमा कह रहे हैं कि जी अब गेम इमरान खान के हाथों से निकल चुकी है, सब तदबीरें उल्टी हो चुकी हैं, अब इमरान खान के जाने का वक्त करीब आ रहा है, बैसाखियों पर हुकूमत चल रही है। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब ने पेट्रोल और बिजली की कीमतों की कमी के ऐलान पर हुकूमत पर बड़ा इल्ज़ाम यह लगाया कि ये हुकूमत जानबूझकर आने वाली हुकूमतों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है, क्योंकि अब्बासी साहब के बकौल इमरान खान को पता है कि वो जाने वाले हैं। अच्छा नाज़रीन, पहले कीमतें बढ़ रही थी, आपने देखा तब अपोजिशन हुकूमत पे खुल के तनकीद करी थी। अब हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम उठा लिए हैं तो अपोजिशन उस पर भी तनकीद करी, यानी अपोजिशन किसी हाल में खुश नहीं है। अब ऐसे में अपोजिशन की गैर ज़रूरी तनकीद से एक तासुर उभर रहा है और एक ही तासुर है, वो क्या कि अपोजिशन चाहती ही नहीं है कि महंगाई पर काबू पाया जाए, क्योंकि इस बात में 100% सच्चाई है कि इस वक्त अपोजिशन की सियासत जो महंगाई के बल पर ही जिंदा है। आपको पता है कि अवाम के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, बेचारी अवाम महंगाई ये आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। अब ज़ाहिर बात है अगर महंगाई कम होगी तो कंधा कहाँ जाएगा, बंदूक कैसे चलेगी, हुकूमत घर कैसे जाएगी, इसलिए तो कभी नहीं चाहेंगे कि महंगाई कम हो। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब ये एतराज़ भी उठा रहे हैं कि अगर हुकूमत को कीमतें कम करनी थी तो वो आटा, चीनी, घी की कीमतें कम करती। अब मेरा नून लीग की क़यादत से बड़े अदब के साथ एक सवाल है कि आप लोग ही थे ना, आप लोग ही थे जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते थे। क्या कहते थे कि जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी। ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में कमी होने को आप लोग अहमियत क्यों नहीं दे रहे हैं? और अब तो अपोजिशन को ख्याल भी आ गया कि जी इमरान खान साहब ने कीमतों में कमी का ऐलान करके IMF से टक्कर ले ली है, जिसके नतीजे में जो महंगाई है इसका सैलाब पहले से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ अवाम को बहा कर ले जाएगा। पार्टी का मौक़िफ़ है कि हुकूमत को ये डर था कि उसे अवामी जो रैला है बहा कर ले जाएगा, इसलिए हुकूमत ने प्रेशर में आकर कीमतों को कम कर लिया। अच्छा, यूसुफ फजल गिलानी साहब कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा चलाइएगा। जी, तो सुना आपने यूसुफ फजल गिलानी साहब को, हुकूमत हिल गई है, हुकूमत जाने वाली है, ये उम्मीद, ये यकीन सिर्फ नून लीग को नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी को भी। अभी गिलानी साहब अवाम को बता रहे हैं कि उनकी ताकत की वजह से हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो गई। हुकूमत ने IMF की कड़ी शराइत के बावजूद कीमतें कम कर दी हैं। और गिलानी साहब एक उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि जी जैसे जैसे पीपल्स पार्टी का जो काफिला इस्लामाबाद पहुंचता चला जाएगा वैसे वैसे और भी मौजज़ात होते चले जाएंगे, मौजज़ात। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि मुल्क में फौरी तौर पर फ्रेश एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि बकौल पीपल्स पार्टी के अब आवाम मज़ीद इस तब्दीली का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब नून लीग को पीपल्स पार्टी की सियासत का रुख अलग अलग नज़र आ रहा है। नून लीग पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी पर एतराज़ उठा रही है और इस वजह से नून लीग का मौक़िफ़ अवामी दिलों के करीब तर इसलिए नहीं है क्योंकि आवाम को तो अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा रिलीफ मिला है। अब ऐसे में वो नून लीग के इस मौक़िफ़ को तो रद्द ही करेंगे ना कि जी नून लीग कीमतों में कमी की मुखालफत करके क्या आवाम की खुशी में खुश नहीं है। और इसके बरक्स पीपल्स पार्टी कीमतों में कमी को अपने क्रेडिट में शुमार कर रही है और अवामी हलकों में ये इंप्रेशन दे रही है कि पीपल्स पार्टी के मार्च की वजह से कीमतें कम हुई हैं। कीमतें कम हुई अच्छी बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी से कम हुई है ऐसा पीपल्स पार्टी तासुर दे रही है। लेकिन कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कह दें कि अपना एक बड़ा पत्ता खेला। वो क्या? अपने खिताब में एक धमाका कर दिया और वो आज भी अपोजिशन के खिलाफ
मोर्चा संभाले हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। आपने इमरान खान साहब को वो माजी की हुकूमतों को मुआशी बिगाड़ का जिम्मेदार करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बदकिस्मती की बात यह कि 1970 में नेशनलाइजेशन हो गई, जिसकी वजह से आज तक मुल्क की जो मईशत है वो संभल नहीं सकी है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि जब तक हुकूमत किसी इंडस्ट्री को मुनाफा बनाने से रोकती है तो ऐसे में वो सनत कभी भी तरक्की नहीं कर सकती और ना ही वहाँ सरमायाकारी आ सकती है। अच्छा, इमरान खान साहब जहाँ भी जाते हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर जोर देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तब तक रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं होगी और महंगाई कम नहीं होगी। और इमरान खान साहब कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने कभी भी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि माजी की हुकूमतें कर्ज पर ही डिपेंड करती रहीं। अच्छा, कल प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन की महंगाई पर शोर शराबे का जवाब फैक्ट्स एंड फिगर्स से दिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में होने वाली जो महंगाई है उसकी शरह कौम के सामने रखी और क्या बताया कि जी पीपल्स पार्टी के पहले दौर यानी 1971 से 1977 तक महंगाई की जो शरह है वो 13.9% रही। अब दूसरे दौर में 2 साल के अंदर महंगाई की शरह 8.3% रही। पीपल्स पार्टी के तीसरे दौर में 1994 से 1996 तक 11.6% तक महंगाई हुई, जबकि पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर यानी 2008 से 2012 तक 13.6% तक महंगाई हुई, जबकि मुस्लिम लीग नून के दौर में 1990 से 1993 तक 10.8%, दूसरे दौर में 1997 से 1999 तक 7.2% महंगाई हुई और तीसरे दौर जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दुनिया में सबसे कम थी लेकिन फिर भी 5% महंगाई हुई। अब इसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल में महंगाई की शरह 8.5% है। अब वज़ीर-ए-आज़म ने माजी की हुकूमतों में होने वाली महंगाई का जो मुआवजना है अपनी हुकूमत के साथ फैक्ट्स एंड फिगर से किया, लेकिन अपोजिशन अब भी मानने को तैयार नहीं है और शायद इसी को देखते फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी अपोजिशन हुकूमत से शायद हसद करती है, जेलस है। ज़रा देखिएगा जी। तो सुना आपने फवाद चौधरी साहब को, कह रहे हैं जी अपोजिशन खुद अपनी हसद में जल जल कर खाक हो जाएगी। ज़ाहिर फवाद का इशारा पेट्रोल और बिजली की कीमतों में जो कमी है उस पर की मुखालिफत की तरफ था। अच्छा, अपोजिशन ये वावेला भी कर रही है कि हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद महंगाई करके यू टर्न लेगी, क्योंकि IMF हुकूमत को मजीद कीमतें बढ़ाने पर मजबूर कर देगा। लेकिन सवाल ये कि क्या हुकूमत ने बगैर सोचे समझे आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया? तो इस हवाले से वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ये कह चुके हैं कि हुकूमत ने बिल्कुल सोच समझ कर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। और अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि हुकूमत ने अपोजिशन की सियासी सरगर्मियाँ देख कर वाकई दबाव में पैकेज का ऐलान किया, तो ऐसे में तो हुकूमत का अपना नुकसान होगा अगर वो पैकेज के ऐलान पर अमल दरामद नहीं करती। और रही बात IMF की शराइत की, तो इस हवाले से भी हुकूमती टीम ये दावा कर रही कि पैकेज के ऐलान के वक्त IMF को मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया। मुजम्मिल असलम बता रहे हैं कि जी 250 अरब रुपए से बजट खसारे में इजाफा नहीं होगा, आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ मिलेगा। और यही बात हसान खाबर भी कह रहे हैं। हसान खाबर का क्लिप चलाइएगा टीम जी। तो सुना आपने हसान खाबर को। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आवाम के दुखों को कम करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जानिब वो अपोजिशन की जो सियासी चालें हैं उनका भी मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारियां कर रहे हैं। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने सियासी सूरत हाल को देखते हुए आज लाहौर का दौरा किया और अपने सबसे आम इत्तेहादी जमात काफ लीग की आला क़यादत से मुलाकात की। और इस मुलाकात में चौधरी शुजात ने वज़ीर-ए-आज़म को साथ डट कर खड़े रहने की यकीन दहानी करवाई है। चौधरी शुजात ने इमरान खान के दौरा रूस को अहमियत का हामिल दौरा करार दिया। अच्छा, कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने सबसे करीब तरीन रहने वाले दोस्त जहांगीर तरीन साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया, उनसे उनकी सेहत के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। अब लग ऐसा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि अपोजिशन हुकूमत के इत्तेहादी और हुकूमत के अपने इससे नहीं छीन सकती, हुकूमत से नहीं छीन सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने मार्च के जरिए हुकूमत का सब कुछ छीनना चाहती है, या अगर यूँ कह लिया जाए कि वो हुकूमत को नहीं छोड़ना चाहती। सईद गनी साहब तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि जी सिंध की अवाम ने वफाकी हुकूमत को बुरे तरीके से मुस्तरद कर दिया। ज़रा सुनिएगा सईद गनी साहब को जी। सुना आपने सईद गनी साहब को। अभी सिचुएशन ये जी हमारी सियासत की कि हर कोई अपनी नाकामी का, अपनी नाअहली का जो मलबा है वो दूसरों पर डालना चाहता है और ख़ुद साफ बच कर निकलना चाहता है। और अवाम ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। अवाम चाहती है कि कोई ऐसा हो जो अवाम के मसाइल को हल करे। अवाम के मसाइल से किसी को सरोकार नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सब अपनी अपनी कुर्सी की सियासत है, इक़्तिदार के पीछे भागे चले जा रहे हैं। ये जो अपोजिशन वाले कहते तो हैं कि जी हम आवाम के लिए बड़ा दुख रखते हैं, दर्द रखते हैं, आवाम के लिए बाहर निकलें, लेकिन वही सवाल जो पूरे प्रोग्राम में, अभी ब्रेक का वक्त आ रहा है, पूरे प्रोग्राम में हम डिस्कस करते रहे बार बार कि अगर इमरान खान साहब ने रिलीफ दे दिया था, कौम से खिताब किया, बल्कि आवाम को रिलीफ दिया, पेट्रोल को सस्ता कर दिया, डीजल को सस्ता कर दिया, बिजली की कीमतों को सस्ता कर दिया, कम कर दिया, तो फिर अपोजिशन इस पे वावेला क्यों मचा रही है? मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च और पीपल्स पार्टी का अवामी जो लॉन्ग मार्च है वो अपनी अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। दोनों जमातों के रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर बड़ी लफ्जी गोलाबारी जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन सी सियासी जमात अपने मकसद में कामयाब होती, क्योंकि इस वक्त जितनी पूरी उम्मीद जो या पूरे अतमाद आप कह लें कि हुकूमत नज़र आती है, उतनी कॉन्फिडेंट अपोजिशन जमातें भी नज़र आती हैं। अब आवाम भी बड़ी कन्फ्यूज़ है कि इनके कॉन्फिडेंस को देखें, उनके अतमाद को देखें, आगे होने क्या जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रुकने कौमी असम्बली रहनुमा तहरीक इंसाफ आलमगीर खान साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आलमगीर साहब, मैं आपसे पहले आगाज़ करूंगी जी। हमारी 2 दिन की मेहनत से इमरान खान घबरा गए, पेट्रोल की कीमत कम कर दी है, ऐसा कहना है बिलावल साहब का। तो क्या पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च से वाकई डर गए हैं आप लोग? हाँ, मेरा ख्याल है कि यूक्रेन की जंग भी इन्हीं की वजह से हुई है जो इन्होंने मार्च किया है। और जितने जो मुल्क में मसाइल जो भी बेहतर हो रहा है वो सब इनकी। ओ यार, अगर मार्च निकालने से मसाइल हल करने तो खुदारा सिंध के हल कर दो पहले। सिंध के तालीमी निज़ाम जो स्कूल्स जहाँ तुम जलसे कर रहे हो, ये बदीन में तुमने जलसा किया, बदीन में तुम्हारे जलसे के इर्द गिर्द जो स्कूल हैं जहाँ गायें बकरियाँ भैंसें बंधी हुई है, जहाँ अस्पतालों में लोगों की औताक बनी हुई है, अपने वडेरों की औताक बनाई हुई है, तो अपने धरने से वहाँ के मसाइल पहले हल कर दो। वहाँ सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, वहाँ जो है वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, या कराची में गटर बह रहे हैं, नाले पर कचरा मौजूद है। तो अगर ऐसे धरने से मसाइल हल होने हैं तो खुदारा ये कराची की गलियों में भी निकाल दो अपने धरने। तो देखें, एक चीज़ ये कि ये पहले कहते थे कि महंगाई है, और अब जब रिलीफ दिया है, और हालांकि रिलीफ ऐसे वक्त में दिया है कि इंटरनेशनल प्राइसेस अभी भी ऊपर है, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है आवाम के रिलीफ के लिए इस मुश्किल वक्त में, तो उसको सराहना चाहिए। और एक चीज़ याद रखें कि इनका अवामी सेंटिमेंट, अवामी मुश्किलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सब वो अब्बू बचाओ तहरीक चला रहे होते हैं, ये सब वो निकलते हैं। और ये आपने देख लिया, PDM का जलसा था मीनार पाकिस्तान में, कोई अवामी शिरकत नहीं हुई, सारे वो बुलबुले से हवा निकल गई। इसी तरीके से इनके सिंध में जगह जगह फ्लॉप शोज़ हैं, और अगर हम बेहतर शोज़ कर पा रहे हैं, वो इनकी नफ़रत में लोग हमारे पास आते हैं। वो इनकी कारकर्दगी के जो सिफर कारकर्दगी रही पिछले 14 साल की, देखें ये निकल रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, हमसे 3.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 3.5 साल का हिसाब दे देंगे हम इनको, लेकिन ये भी तो 14 साल का हिसाब देना जो सिंध की बर्बादी की है इन्होंने। लाड़काना जैसे शहर में वहाँ लोग चलते हैं आपके सवाल है कि आलमगीर साहब, ठीक है। अच्छा हसन साहब, जैसे आलमगीर साहब ने आपसे ये कहा कि जी पीपल्स पार्टी भी हिसाब देगी, यही बात शाम कुरैशी साहब भी कर रहे थे। ये जो हुकूक सिंध मार्च है उसमें खिताब के दौरान कुरैशी साहब ने यही कहा है कि तहरीक साहब अपने 3.5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि बिलावल और जरदारी साहब भी सिंध में हुक्मरानी का पिछले 15 साल का हिसाब दें। तो क्या पीपल्स पार्टी तैयार है हिसाब देने और लेने के लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले भी जवाब दे रही है। कौन सी जगह है जहां पीपल्स पार्टी ने कहीं भी एतराज़ किया है या कहीं भी पेशियों से वो भागे हैं? हम तो बीमार हैं, इसके बावजूद भी मुल्क में हमारे सिंध का जज है, सिंध का मुद्दई है, सिंध का सारा कुछ है, भुगत हम पंजाब में रहे हैं। तो हमने तो इनकी मर्जी का हम कर रहे हैं। ये तो अब हमारा टाइम आना है जिसपे हमने हिसाब लेना है इनसे, और हिसाब भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। हमने इनसे, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अब तो हिसाब देने का टाइम है। ये अब भी हिसाब लेने की बातें कर रहे हैं। अब तो ये खुद मिनटों पे उतरे हुए हैं कि जी हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो ऐसी पार्टियों को वोट ना करें और ये ना करे और वो ना करे। हिसाब तो इनके देने का टाइम आ गया है। आपकी तरफ आ रही हूँ आलमगीर साहब, आपने उनको सुन लिया? अगर आप नहीं सुन पाए, वो कह रहे थे साहब अब आप लोगों ने देना है, अब हम लोगों ने हिसाब नहीं देना, आप लोगों के हिसाब का वक्त है। देखें, हम तो हिसाब के लिए जब होगा अवाम की अदालत में मौजूद हैं। ना कोई हमने कोई चोर रास्ता अपनाया, ना हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते इलेक्शंस में। वो हिसाब अवाम को हम देंगे इंशाल्लाह जब 2023 का इलेक्शन होगा। अवाम बेहतर समझती बूझती है और वो इंशाल्लाह बेहतर हिसाब करेगी। लेकिन इनसे सवाल ज़रूर हो, ये आटे चीनी की बात कर रहे थे, सिंध में 1,68,000 की गंदम जो है वो 68,000 टन गंदम चोरी हुई, सरकारी गोदामों से गायब हुई, उसका हिसाब तुम दे दो पहले।
इधर जो है जितने कोई 20,000 के करीब स्कूल में आज भी पानी पीने का पानी नहीं, बाउंड्री वॉल नहीं, प्ले एरिया नहीं, वॉशरूम नहीं। 6,000 स्कूल बंद कर दिए इनकी हुकूमत में। यहाँ अस्पतालों की फैसिलिटीज़ नहीं। आप कराची तो दूर की बात है, हम तो कराची को रोते हैं, कराची से बाहर जाएं पूरा सिंध है वो सब तबाह हाल है। कोई अर्बन सेंटर इन्होंने नहीं बनाया, पानी की मैनेजमेंट नहीं की इन्होंने। थानों में आप जाके देखें, वहाँ इनके सियासी लोग भर्ती हुए हुए, थाने का कोई निज़ाम नहीं है, पुलिस का बेड़ा गर्क किया है। तो मकसद सिर्फ ये है, और ये हिसाब मांगते हैं। मैं इनसे हिसाब मांगता हूँ NFC अवार्ड में जो अभी तक 5,000 अरब रुपए आप ले जा चुके हैं वफाक से, उसका तो हिसाब दो। सिंध में कौन सा तरक्याती काम किया है, कौन से लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर किए आपने। आज देहात तो देहात रह गया, कराची को देहात बनाने चले। लाड़काना में कुत्ते से काटने से बचाने वाली वैक्सीन मौजूद नहीं है। हसन साहब जी प्लीज कंटिन्यू। आपने आलमगीर साहब की बातें भी सुनी जी, वो कह रहे देहात बना दिया आप लोगों ने कराची को। क्या पता क्या है इनको जी, कैसी बातें कर रहे हैं। एक सिंध है जो कुत्ते काटने की वैक्सीन बनाता है, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सिंध बना रहा है। मुझे दिखा दें कोई पंजाब के अंदर, कोई KP के अंदर, कोई बलोचिस्तान के अंदर, कोई वफाक के अंदर, किसी जगह पर भी अगर कुत्ते की वैक्सीन बनती है तो वो एक सिंध बनाता है। और जो फैसलाबाद में कुत्ता काट जाता है उसका जिम्मेदार कौन है? जो सरगोदा में बच्चे मर जाते हैं उनका जिम्मेदार कौन है? जो इस्लामाबाद में वेंटिलेटर के बगैर मर जाते हैं उनका जिम्मेदार कौन? जो फलूते वाले का बैंक अकाउंट निकलता है KP के अंदर, उसका कौन जिम्मेदार है? सारा ड्रामा, सारा झूठ, इनके झूठ ने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद किया है। इन्होंने गुमराह किया है इस यूथ को। इनको जवाब देना होगा। हुकूमत ये है, जवाब दे ये है, मेरे से जवाब मांगते शर्म नहीं आ रही इनको। मैं ऑपोजिशन में बैठा हूं और मुझे कह रहे हैं कि जवाब दे, और जवाब हुकूमत देती है, जवाब दे हुकूमत होती है, ऑपोजिशन सवाल करती है। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि नमल यूनिवर्सिटी का पैसा खाया हुआ कहाँ गया है। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि शौकत खानम का खाया हुआ पैसा कहाँ गया है। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस के कोई 54 के करीब अकाउंट निकले हैं, वो कौन जवाब देगा? आपने जवाब देना है। आटा चीनी चोरी आपने की है। आप सिंध को गंदम का कह रहे हैं कि उसने गंदम चोरी कर ली। आपने तो ये भी कहा था कि सिंध ने सारी स्मगल करवा दी है अफगानिस्तान में। कहीं पे बॉर्डर मिलता है सिंध और अफगानिस्तान का? आप बेतुकियां छोड़ते हैं। कभी आप जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिला देते हैं, कभी आप इस मुल्क में 12 मौसम कर देते हैं। कल आपके वजीर आजम ने कहा है कि मैं रशिया गया था 20 लाख टन गंदम का करने के लिए। ज़रूरी मुल्क है और 20 लाख टन गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं। गंदम हमारे दौर में हम एक्सपोर्ट करते थे, आज 20 लाख टन हम रशिया से गंदम मंगवाने की बातें कर रहे हैं। आज जब गंदम की काश्त थी, ना आपने सपोर्ट प्राइस दी है, ना ही आपने फर्टिलाइजर उधर प्रोवाइड किया है। काश्तकार मर रहा है, मजदूर मर रहा है, LHWs मर रही हैं, क्लर्क्स मर रहे हैं, असातिज़ा सड़कों पर हैं, वासा वाले सड़कों पर हैं। पंजाब जैसा 12 करोड़ का सूबा खंडर बना के रख दिया है और बातें करते हैं कि कराची जो है उसको देहात बनाया जा रहा है। कराची इस मुल्क की बैकबोन है इकोनॉमी की, और कराची बेहतरीन है इस वक्त। और अगर इस मुल्क के अंदर कोई भी सूबा बेहतर काम कर रहा है गवर्नेंस के हवाले से, तो वो एक कराची है। आप निकले अंदरून सिंध में आए, मैं साथ चलता हूँ आपके, आपको दिखाता हूँ कि वो कारपेट रोड से सारे। आपने कभी देखा है पंजाब के हालात क्या है जहाँ पे हेल्थ कार्ड के नारे लगाते हैं? ठीक है हसन साहब, आपने तफसीली बात कर ली। अच्छा जी आलमगीर साहब, मैं आपकी तरफ जी जी अच्छा जी अच्छा चले जी हसन साहब अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी 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 बात कंप्लीट कर। आप कौन से किस दुनिया में रहते हैं यार? आप खुदा के लिए इस कौम पर रहम करें। इस कौम को आपने इतना बड़ा धोखा इस कौम के साथ कि 13 दिन पहले आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं। कौन सी रात को आलमी मंडी में तेल का रेट कम हो गया था? कौन सा रात को IMF ने हमारे से सैंक्शन उठा ली थी कि हमने रात को 10 रुपए रियायत करके और बड़ी हातम ताई की कब्र को लात मार दी कि हमने जी 10 रुपए कम किए और 12 रुपए तुमने ज्यादा लिए। अब भी 2 रुपए तो 13 दिन के पहले से जो
डकैती हुई है इस मुल्क में आम आदमी की जेब पर, उसमें भी अभी तक 2 रुपए खा रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि इन पिछले कोई 5, 6 के 7 महीनों में 70 रुपए तक आपने पेट्रोल महंगा किया है, और 70 रुपए में से 10 रुपए का रिलीफ आप रिलीफ कह रहे हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है आलमगीर खान साहब और हसन मुर्तज़ा साहब। जी, हसन साहब की बातें आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं जी कि पेट्रोल जो 10 रुपए सस्ता की है, तो ये 10 रुपए तो सस्ता नहीं होना चाहिए था, ज़्यादा सस्ता होना चाहिए था। एक तो मेरे भाई शायद सिंध में रहते नहीं, पंजाब से ताल्लुक़ है इनका, इस सिंध का मालूम नहीं है इनको। ये कह रहे हैं कुत्ता काटने की वैक्सीन बनाते हैं, ओ यार पता नहीं कहाँ बनाते होंगे। मैं कह रहा हूँ अवेलेबल नहीं है। इन्होंने 93 करोड़ का उसके लिए बजट रखा था। पिछले साल कोई 80,000 के करीब केसेस आए पिछले कई सालों में, और उधर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मुझे बताए ना कहाँ अवेलेबल है। यहाँ डेली कराची में 60 से 70 केसेस जिन्ना हॉस्पिटल में रिपोर्ट होते हैं। क्या बात कर रहे हैं। और ये जो फालूदे की बात कर रहे हैं, उस पर आसिफ अली जरदारी खुद स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई फालूदे वाले से पैसे तो निकलते हैं लेकिन इसको साबित करना होगा। तो वो खुद ये कन्फेशन कर चुके हैं कि हाँ मैं ही कर रहा हूँ लेकिन साबित करके दिखाओ। और रही बात ये जो एग्रीकल्चर की बात, ओ भाई एग्रीकल्चर सूबाई सब्जेक्ट, आपके सिंध में एग्रीकल्चर आपके ज़िम्मे है। सिंध की हुकूमत, आप हमसे वफाक का हिसाब मांगे, हिसाब से कोई आपको नहीं रोक रहा कि आप हिसाब ना मांगे, रैली ना निकाले। आप आए, आप पहले भी इस्लामाबाद आ चुके हैं, आपके अलावा फजल रहमान आ चुका है, उसके अलावा ये नून लीग वाले आ चुके हैं। हमने तो किसी को नहीं रोका, ना जेलों में डाला है। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं, आप हिसाब मांग रहे हैं, हम सिंध का आपसे हिसाब मांग रहे हैं, क्योंकि सिंध में पिछले 14 साल से आप बैठे हुए, और उस वक्त एक दौर में आपका वजीर आजम और सदर भी मौजूद था। हम उसका हिसाब मांग रहे हैं आपसे, जो उसमें आपने गवर्नेंस की आला मिसाइल कायम की। कराची में 100 लोग एक दिन में कत्ल होते थे, जो आपने गवर्नेंस की आला मिसाइल कायम की कि आज दिन तक इस शहर की ज़मीनों पर कब्जे हुए हुए। डीसी इंतज़ामिया में जो खाते मौजूद है ज़मीनों के, उसमें आपने ख़रीदो फरोख्त की। जरदारी के अपने बीटर्स मौजूद हैं इस शहर में जो ज़मीनें बेच रहे हैं और डीसी खातों में रद्दोबदल कर रहे हैं। क्या बात करें, जो आपके खिलाफ जाता है उसकी ज़मीन का पानी रोक देते इंटीरियर सिंध में। आप वहाँ पुलिस को इस्तेमाल करते, उस पर FIR बनाते। या अमन कमेटी जैसे ग्रोह, मुसल्ला ग्रोह बनाए हुए थे आपने, जिसके ज़रिए लोगों को कत्ल करवा रहे हैं। कराची वालों को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, उनको भगा दिया यहाँ से। ओ यार, ये माफिया की शक्ल में ये सूबा चल रहा है। ये कोई गवर्नेंस, यहाँ कोई गवर्नेंस नहीं है, यहाँ माफिया बैठी हुई है। उस माफिया के कारिंदे हैं हर महकमे में। सेहत के शोबे में उनके कारिंदे हैं, एजुकेशन में कारिंदे हैं, पुलिस में, डीसी इंतज़ामिया में। जिस शोबे में जाएगा, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन मुश्किल कर दी है। और फिर ये चंद वडेरे मिला के आप 2-4 जलसे जुलूस कर लेते। ये वडेरों के बेचारे हारी किसान मजबूर लोग हैं जो मजबूरतन निकल के आते आपके जलसों में। ये कोई जनरल, कोई आम आवाम तो नहीं है। सही है जी, आलमगीर साहब मजबूरन। और फिर मेरे ख्याल से मुझे तो कुछ सवाल नहीं पूछना पड़ रहा, पैसों की बुनियाद पे लोगों को निकाल रहे हैं। जी इतने जी 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 हसन साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं। आलमगीर साहब ने बेशुमार सवाल इकट्ठे कर दिए आपके लिए। जी जवाब मैं अर्ज करता हूँ, कल सुबह 6.5 रुपए बिजली महंगी की है। ये वफाक का कह रहे हैं ना, 6.5 रुपए बिजली महंगी की है, शाम को 5 रुपए का रिलीफ दिया है। यानी कि कल भी 150 रुपए की डकैती की है पब्लिक की जेब पर। कह रहे हैं ना कि एग्रीकल्चर प्रोविंशियल मैटर है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करना फेडरल गवर्नमेंट का काम है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है? क्यों नहीं टाइमली सौदे किए? LNG फेडरल गवर्नमेंट का है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है? कितना टीका लगाया है कौम को LNG में? बताएं, आप जवाब दें। और जो कह रहे हैं ना कि आसिफ अली जरदारी ने तो वो इकरार जुर्म कर लिया है, एक स्टेटमेंट मुझे लाकर अभी आपके प्रोग्राम में दे दें कि ये आसिफ अली ने, जरदारी ने कर दिया है, मैं इन्हें मान जाऊं। झूठ का पलंदा, सुबह बोलना शुरू करते हैं और शाम तक वही झूठ बोलते हैं। इनकी रैली आप दिखाएं टीवी पे, पता चले लोगों को। उन्होंने जलसे छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी हैं। पीर साहब ने जो उगराई पे गए हुए हैं, सालाना उगराई जो करते हैं ना,
मुरीदैन से, वो सुगराई पे गए हुए, खर्चा फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, सुगराइयां पीर साहब की हो रही हैं, ये इनकी रैली है, कोई बंदा इनके साथ नहीं खड़ा, पूरी इनकी पार्टी फूट का शिकार है। एक आदमी, आप ये एक दफा नो कॉन्फिडेंस मूव हो लेने दे, इन्होंने किसी ने इमरान खान के पीछे नहीं खड़े होना, किसी शख्स ने इमरान खान के पीछे नहीं खड़े होना, इन्होंने उसकी जमानत मानी, इन्होंने उसकी मुलाकात नहीं करनी। इमरान खान तो इतने बड़े स्कैंडल में फंसा हुआ है, वो तो आज हुकूमत में कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ शौकत खानम का हिसाब देगा ना, तो इसे पता चलेगा। ये न्यू जर्सियों की जो जायदादें हैं उनका मनी ट्रेल दे सकते हैं, ये दुबई की जो जायदादें खरीदी गई हैं उनका मनी ट्रेल दे सकते हैं, ये बनी गाला की जो रेगुलराइज हुई है इनकी प्रॉपर्टी, वो किस बुनियाद पे हुई है? आम आदमी का झोंपड़ा गिरा दिया, अवाम आदमी की रेडी उठा दी, अवाम आदमी का दरवाजा तोड़ दिया और बनी गाला रेगुलराइज हो गया। ये क्या पूरा स्टैंडर्ड है? एक पाकिस्तान होगा, यहाँ पर एक पाकिस्तान है। ठीक जी, आपका लास्ट कमेंट। जी खान साहब जल्दी से लास्ट कमेंट दे दे, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी आप कह रहे हैं मैं रिस्पॉन्ड करना है। जी जी आप प्लीज लास्ट कमेंट दीजिएगा। अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है और सियासत का ये हुस्न है और ये हमारी बर्दाश्त है। ये पीपल्स पार्टी वाला इमरान खान से एहतिसाब की बातें कर रहा है, इमरान खान पे करप्शन के चार्जेस लगा रहा है। खुदा अल्लाह माफ़ करे इस दौर से कि ये पीपल्स पार्टी वाले जिन्होंने सिंध का बेड़ा कर किया, ये इमरान खान पे शौकत खानम का हिसाब मांग रहा है, इमरान खान की जायदादों का। वो खुदा को मानो, आसिफ अली जरदारी के लोगों खुदा को मानो यार। नाज़रीन इसी से डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।